इस वक्त मैं अररिया जिला के साहसमल पंचायत में मेरी एंट्री हुई है। न्यूज़बीट की टीम साहसमल पंचायत पहुंची है क्योंकि यहां भी एक अलग चीज़ें सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक पोखर है जो 100 साल भी बहुत ज़्यादा पुराना पोखर है, लेकिन इस पेड़ को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पेड़ जो है कितने 100 साल पुराना होगा कहना मुश्किल है। जो जड़ें हैं उसकी इतनी मोटी है, आप देखेंगे तो आप भी हैरान होंगे। बिहार कहा जाए या फिर अररिया जिला की अगर बात की जाए, धरोहर के मामले में अररिया वाकई आगे है। हालांकि मैं अररिया की वासी हूँ, अररिया की रहने वाली हूँ, इसके बावजूद मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें अब सामने आती है। मुझे लगा कि न्यूज़बीट के जरिए अररिया वासियों को बताना ज़रूरी है कि अररिया में धरोहर की कमी नहीं है, लेकिन आप नहीं जानते हैं या कोई और नहीं जानते, इसकी वजह से लोग नहीं पहचान पा रहे। इस वक्त मैं दोपहिया पोखर के परिसर में मौजूद हूँ। बताया जाता है कि कम से कम 100 बीघा का एक पोखर है, जो पोखर सामने आपको दिखाएंगे और वहां पर जाकर आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाना जरूरी है। और अब दूसरी चीजें ये आपको दिखाते हैं कि अभी धान की कटाई चल रही है। ये देखें, किसान जो है वो लोग धान की कटाई कर रहे हैं, चारों तरफ धान की कटाई हो रही है। ये गांव का जो मौसम है काफ़ी सुहाना है, ये भी कह सकते हैं। दोपहिया पोखर की जो कहानी है वो क्या है, इसकी कहानी क्या है, क्या कुछ रोचक ऐसी कहानी है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि पेड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़रा इस पेड़ को कवर कीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी जड़ें कितनी मोटी है। ये देखें, ये पेड़ की जड़ है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पेड़ की जड़ अगर है तो पुराना पेड़ होगा, ये कहना मुश्किल है। ये देखें, ये भी जड़ें हैं। ये एक बार पूरा कवर कीजिए ताकि लोग देखें कि अररिया में कुछ चीज़ें इतनी पुरानी हैं जो लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है। अब मैं एंट्री करूंगी पोखर की तरफ, और इस पोखर में आप दिखाते दोपहिया पोखर की क्या कहानी है, ये जानना बहुत ही रोचक और दिलचस्प होगा कि अररिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जानना ज़रूरी है और सभी को जानना चाहिए। एक बार पैन कीजिए कैमरा, चारों तरफ से आप दिखाएं कि इस पोखर का जो एरिया है वो कितना ज़्यादा है। हाँ खालिद साहब, जी बोलिए, इस पोखर की क्या कुछ कहानी है? ये पोखर बहुत पुरानी है, अंग्रेज़ों के टाइम से हम लोग जान रहे हैं, हो सकता है कि इससे पहले भी हो। ये 100 बीघा से ज़्यादा का पोखर है। ये पोखर अभी वर्तमान में यहाँ के मुखिया महमूद रजा साहब का है, जो हाजी खलीलुर रहमान साहब के लड़का हैं, उनके बड़े भाई डीजीपी हैं और उन्हीं का है ये। और ये बहुत पुराने पोखर है। इसका कहावत ये है कि रानी जब यहाँ पे बगल में 1-1.5 किलोमीटर पर उनका कोठी था, अंग्रेज का जो शासन था यहाँ, तो उनका नील का खेती होता था, बहुत ऊंचे पैमाने पर होता था। तो पोखर उन्हीं का था। वो ये है कि रानी जब टहलने निकलती थी तो दोपहर हो जाता था, सुबह से शाम तक, ये दोपहर तक, तो इसीलिए इसका नाम दोपहिया पोखर रखा गया। चलिए अब आगे और रोचक कई तथ्य सामने भी आने वाले हैं और आपको दिखाते हैं। या मछलियाँ पलती हैं, मछलियाँ इसमें पलती है, और चिड़िया भी जो अभी जो दिसंबर में जो बाहर से विदेश से जो चिड़िया आती है, नाइजीरिया, ये सब से, वो भी आके बैठते हैं, जो अभी भी हैं वहाँ पे। यहाँ के मुखिया हैं वो लोग भी, हाजी खलीलुर रहमान साहब तो अब नहीं रहे इस दुनिया में, वो भी मेंटेन रखते थे और उनके साहबजादे लोग भी मेंटेन रखते हैं पोखर को। क्या कुछ कहा जा सकता है इसके बारे में, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ये तो अगल बगल में भी पोखर है, लेकिन ये छोटा है और सब छोटा है। ये बहुत बड़ा पोखर है और ये हमारे साहसमल पंचायत का एक धरोहर है और ये एक टूरिस्ट प्लेस होना चाहिए था, है भी। यहाँ चिड़िया भी बैठता है, मछली पालन करते हैं मुखिया जी। वो वहाँ पे एक बैठक बनाए हुए हैं, झोपड़ी नुमा। और अगर यहाँ पर विजिट प्लेस के लिए तैयार किया जाए और पार्किंग वगैरह टोटल दी जाए, यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं ये सारी चीज़ें लगा करके तैयार किया जाए और बोट वगैरह चले, तो ये काफ़ी इनकम का सोर्स भी हो जाएगा ये। हाँ, अब तो वो तो उनका पर्सनल चीज़ है, अगर वो एग्री होते हैं तब तो इसमें कोई दो राय नहीं। इससे लोग जानेंगे, अररिया को जानेंगे, अररिया की पहचान होगी इससे। इसमें अभी पौधा भी लगवाए हैं, ये सब पौधा जो देख रहे हैं, ये सब पौधा भी लगा है नया, और अगर वो एग्री हो जाते हैं तो ये टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा बहुत। जी, ऐसा कुछ डेवलप हो यहाँ पर ताकि यहाँ के गांव वासी जो उनको फ़ायदा होना चाहिए, उनको काम लग जाए, रोज़गार हो जाए। हाँ, वैसा अगर प्लानिंग हो और उन लोग से बात किया जाए
जमीन मालिक से, तो बहुत सा चीज़ हो सकता है। इनकम का सोर्स हो जाए, लोगों को इसके बहाने रोजगार हो जाए। अब बिहार गवर्नमेंट अगर इसको चाहे तो उनसे मिल के कुछ कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा। किसी को ये फायदा है कि मवेशी धोना, पानी पिलाना, ये सब सारा सुविधा है। आज के दौर में पोखर बहुत कम रह गया है, क्योंकि इस इलाके में मवेशी अच्छा खासा है और उसको धोने के लिए, पानी पिलाने के लिए, चूँकि एक बकरा नदी था, ये मर गया है, बकरा नदी अब नहीं है, तो ये पोखर से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अच्छा, बोरिंग वगैरह के लिए पानी यहाँ से जाता है? बोरिंग तो इसमें नहीं, इसमें तो पानी बहुत ज़्यादा है। गहराई क्या होगी, कुछ अंदाजा? गहराई है, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। गहरा तो बहुत है। गर्मी रहता है मई जून में, तो इस इलाके में ये सब जो बड़ा बड़ा पेड़ जो देख रहे हैं, इसके छाँव में लोग बैठ के अपना नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। किसान वगैरह? जी, किसान वगैरह। कि यहाँ पर बाहरी पक्षी भी आती हैं, हालांकि यहाँ पर तमाम पशु को भी ज़्यादा फायदा है। बकरियाँ वगैरह होती हैं, इसको यहाँ पर घास मिल जाती है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अगर 100 बीघा ज़मीन की अगर बात करते हैं तो इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, अगर इसको सही ढंग से मेंटेन किया जाए। कमा खाते हैं। रहने वाले कहाँ के आप? हम रहने वाले घुरघुड़ा सास मलिक हैं। अच्छा अच्छा। पंचायत घुरघुड़े है। अच्छा, इस पोखर के बारे में कुछ जानकारी है आपको? पोखर के बारे में जिम्मेदार का है, बलवात वाले के हम लोग को यहाँ रहन सहन होता है। माल जाल को, खेती पथारी सबको आराम करते हैं हम लोग। आराम, गाछ वृक्ष लंग आदमी भी बैठता है, छाँव में माल जाल सब बांधता है। और विशेष क्या हम बता सकते हैं। अच्छा, इस गांव में आप क्या काम करते हैं? ये घास वास काटते हैं, किसान हैं आप? हाँ, हम किसान हैं। किसान को सरकार द्वारा कोई फायदा मिलता है? हम लोग को अभी तक कोई फायदा नहीं मिला है। गैस सिलेंडर मिला है आपको? गैस सिलेंडर मिला था। उसमें गैस भरते हैं आप? हाँ, गैस भरते हैं, लेकिन पैसा अबो न करता है, उसमें नहीं आता है। अच्छा, कितने महीने पे गैस भरते हैं? क्योंकि अब तक जो मेरे पास रिकॉर्ड है वो ये है कि लोगों को सरकारी गैस सिलेंडर मिला है, लेकिन उसमें गैस इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि गैस महंगी है। ना, हम लोग तो महीना में भर लेते हैं गैस। महीना में भरते हैं, महीना के बाद जब पैसा रहता है तो महीना में भर लेते हैं, नहीं तो 1 महीना छोड़ भी देते हैं। ये बात है। अच्छा, ये जो नीतीश कुमार को आप जानते हैं कौन है? नीतीश कुमार तो पर मुखिया आती है, सरकारें है। सरकार है। हाँ। अच्छा, मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार सरकार है वो कोई काम करती है कि नहीं? हम लोग के लिए तो अभी तक कोई काम नहीं किया है, न इंदिरा आवास मिला है, न कोई योजना भी नहीं मिला है हम लोग को। न मुखिया सरपंच कुछ हम लोग को देवे नहीं किया है। कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया है। अच्छा, ये बताएं, अगले साल चुनाव है बिहार में जिसमें मुख्यमंत्री को चुनता है, तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना चाहिए या बदलना चाहिए? नीतीश कुमार को बदलना चाहिए। क्या क्या मानते हैं, क्यों बदलना चाहिए? इसलिए कि हम लोग को कोई चीज़ को लाभ नहीं मिल रहा है। हर चीज़ यहाँ देखते हैं कि दारू शराब में सब बाल बच्चा को बेकार कर रखा है। ये मुद्दे की आपने बात की, दारू शराब। अच्छा, यहाँ पर दारू शराब मिलती है? दारू शराब मिलता है, और एगो इतना टाक कौन चिकाता है, सनफिक मिलता है यहाँ पर भी। वो सब बेचता है, सब बाल बच्चा के यहाँ खराब कर रखा है। लेकिन सरकार जो कहती है, नीतीश कुमार जो बोलते थे कि यहाँ पर बिहार में शराबबंदी कर दी, अब नशा वगैरह कुछ नहीं बिकने वाला, आप क्या जवाब देंगे उसको? हम यही जवाब देंगे, यहाँ शराब भी मिलता है, हर चीज़ मिलता है, सब बाल बच्चा खराब हो गया है इस जगह। इसलिए कि यहाँ बंदी किया जाए। आदमी मरता है भी, शराब पी के गाड़ी पड़ जाता है, कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, वहाँ पर से गिर के मर जाता है। इसीलिए आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारा भी बच्चे यही मकान उकान को मजदूरी कर रहे हैं हम लोग, और पढ़ाई लिखाई तो है नहीं हम लोग। क्यों अपने बच्चों को आपने क्यों नहीं पढ़ाया? बच्चे को लगाए, मास्टर साहब नाम काट दिया। क्यों काट दिया मास्टर साहब? एक रोज नहीं गया, इसलिए के नाम काटते जाता है। कभी बच्चा की तबीयत खराब हो गया, 10 दिन महीना दिन बच्चा की इलाज करने में लग जाता है, तो मास्टर नाम काट देता है। अच्छा, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है उस स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है? अभी तक अच्छी भी चल रहा है, और विशेष यही है कि मास्टर अपना मन मौजी है। फोटो वोटो सब मोबाइल में देखते रहता है, बच्चा कहीं खेले चाहे कुछ भी हो जाए, उससे मतलब नहीं है। मेरा नाम महमूद रिज़ा है। मैं ग्राम बलवात, ग्राम पंचायत सासमल का निवासी हूँ।
ये जायदाद हमारी पुश्तैनी चली आ रही है और इसको पहले ज़माने से पोखर रहा होगा, लेकिन बीच में जो है जंगल झाड़ से तोप वोप हो गया था। तो अभी लगभग 15 साल से हम इसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। तो अभी तक इतना तक कर पाए हैं। इस साल भी हमने पश्चिम साइड से पानी निकासी के लिए ह्यूम पाइप लगाए हैं और सोच रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएँ। और कहीं न कहीं हमारी ये भी सोच थी कि इसको टूरिस्ट प्लेस के लिए बनाया जाए और जब ये पॉन्ड डेवलप हो जाएगा तो इसमें वाटर से रिलेटेड जो भी टूरिस्ट के लिए होता है उस सब का भी इंतज़ाम करने का प्रोग्राम है। और मछली पालन तो है ही, चूँकि आंध्रा वगैरह से जो मछलियाँ आती हैं तो वो इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र युक्त होती हैं कि उसमें टेस्ट वगैरह भी ख़त्म हो जाता है। तो ये हम नेचुरल तरीके से चाह रहे हैं कि ये हमारा हो, मछली पालन हो, मछली पालन हो और इस इलाके को मछली के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। रेजा साहब आप मुखिया भी हैं? जी नहीं, मेरी पत्नी मुखिया है। पत्नी मुखिया? जी जी। और आप इंजीनियर हैं? हाँ, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग AMU अलीगढ़ से किए हुए हैं। मेरा प्रोग्राम था कि बाहर नहीं जाना है जॉब के लिए। ऐसा क्यों आपने सोचा? लोग पढ़ाई करते हैं बाहर जाते हैं, आप क्यों नहीं गए? हाँ, मेरा पहले से सोच था कि बाहर जितना हम अर्निंग करेंगे उससे ज़्यादा हमारी अब खुद की जायदाद यहाँ वेस्ट हो रही है। तो अपनी जायदाद को बचा लें तो वो बाहर जाने के अर्निंग के बराबर है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है जी अपने गांव के लिए। थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ज़रा दिखाइए। अभी रेजा साहब के कब्जा में है ये पोखर, और दोपहरिया पोखर क्यों कहा जाता है इसको? ये दंत कथा है इसके बारे में कि रानी जो है वो इसका निरीक्षण करने के लिए आई थी। तो जिस प्लेस से वो शुरू हुई थी तो पैदल यात्रा करते हुए उस जगह जाने में दोपहर हो गया था। तो उसी के वजह से इसका नाम दोपहरिया करते हैं। वैसे यहाँ हर पोखर का कुछ न कुछ नाम है। ये कितने पोखर हैं यहाँ पर? यहाँ 30 पोखर हैं। जैसे बगल में उत्तर साइड इसके वो ललिया कहलाता है, उससे उत्तर में है अनविचार कहलाता है। अनविचार? हाँ, अनविचार पोखर है। और कहीं रहुआ पोखर है, कहीं मोगला पोखर है। 30 पोखर तो बहुत ज़्यादा है जी। ये सिर्फ 1 किलोमीटर के रेडियस में है। 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर के रेडियस में। तो ये ऐसा लगता है कि किसी का पुराने ज़माने में, क्योंकि ये तो जंगली इलाका था, काला पानी कहलाता था पूर्णिया ज़िला का। और सुना है नील की खेती होती थी यहाँ? हाँ, नील वगैरह की भी खेती होती थी अंग्रेज़ों के वक्त। ये लेकिन मैं अंग्रेज़ों से पहले की बात कर रहा हूँ। अंग्रेज़ों के पहले ये इलाका काला पानी में था, बल्कि हम लोग नेपाल के अंदर थे। ये एरिया नेपाल के अंदर था, हम लोग तो नहीं, इलाका नेपाल में पड़ता था। जलालगढ़ एक जगह है पूर्णिया ज़िला में, वहाँ जलालगढ़ किला हुआ करता था। तो वहाँ से इंडिया हो जाता था, किला के उत्तर नेपाल होता था। तो दोनों में जो है बड़ी तनाव की स्थिति रहती थी। तो एक बूढ़े बुजुर्ग उस्ताद थे, तो जिनको नेपाल राजा भी मानता था और जलालगढ़ किलादार भी मानते थे। तो उन्होंने बीच में तस्फिया करा दिया कि भाई तुम एक घोड़ा इधर से छोड़ो, वो उधर से छोड़ेगा, दोनों घोड़े का मिलान जहाँ पर हो जाएगा वही बॉर्डर होगा। तो इन्होंने जलालगढ़ किला से एक घोड़ा छोड़ा और उन्होंने जो है विराटनगर से एक घोड़ा छोड़ा। तो जोगबनी में दोनों का मिलान हो गया। तो जोगबनी का मतलब है मिलान, मिलान। तो जोगबनी बॉर्डर ये पूरब से पश्चिम तक ये स्टेट लाइन बॉर्डर तय हो गया। तब से ये इलाका इंडिया का हिस्सा हो गया जी। तो अगर प्राचीन काल की बात करें तो जब ये हिस्सा नेपाल में था तो नेपाल का रजवाड़ा तो हुआ करता था काठमांडू में ही। तो कहीं न कहीं हमको लगता है अपने विचार से कि किसी का मिन्नत वगैरह माना हुआ होगा और मिन्नत के तहत ये पोखर का बनाया गया होगा कि कहत साली में माल मवेशी वगैरह को पानी वानी पीने में दिक्कत नहीं हो।
तो इसीलिए चारों महार में सबको खुला हुआ रखा गया था। कुछ कोठी वगैरह भी है क्या आसपास यहाँ? हाँ थी, उसका अब तो अंश भी बचा हुआ नहीं है। खुदाई में कहीं कहीं ईंटा वगैरह निकलता है। हाँ, एक तालाब का खुदाई कराया था हमने, वो नौवा पोखर कहलाता है। तो उसमें बाजाब्ता सीढ़ी बनी हुई थी ईंटे की, एक साइड में, बाकी 3 साइड तो कच्ची ही था। तो पुराने ज़माने की ईंटें थी, चौड़ी ईंटें, पतली ईंटें, लेकिन अच्छी खासी तादाद में निकली थी। तो इससे लगता है कि ये किसी के मिन्नत के द्वारा यहाँ के गरीब लोगों के लिए या माल मवेशी के कहत साली में पानी वगैरह सुखाड़ वगैरह से बचाने के लिए पोखर बनवाया गया। हाँ, ये पोखर बनवाया गया था। इस पेड़ की भी मैं कहानी जरा सुनूंगी, इधर आइए। इस पेड़ की भी मैं कहानी सुनूंगी क्योंकि ये जड़ बता रही है कि कम से कम ना जाने कितने 100 साल पुराना ये पेड़ होगा। हाँ, ये पेड़ का तो 250-300 साल पुराना, तो लोग ऐसे ही बता रहे हैं कि ऐसा का ऐसा ही है। तो ऐसा का ऐसा ही बनने में अब कितना 100 साल लगा होगा इसको। अभी आप देख सकते हैं कि इसका मूल जो है थोड़ा रह गया, चारों साइड से इसको दूसरे पेड़ घेर चुके हैं जी। हाँ, इसको एक डाल इसका टूट के गिर रहा था, उसको कटवाया था हम लोगों ने बहुत साल पहले, लगभग 30-35 साल पहले। तो उसमें से जो है मतलब अर्क भी निकल रहा था। हाँ, लाल रंग का अर्क निकल रहा था। तो ज़्यादा पुराना पेड़ हो जाने के बाद उसका जो अर्क होता है वो लाल ही हो जाता है। अच्छा, आपने कभी अपने होश में इस पेड़ के बारे में किसी से कुछ पूछा कि ये पेड़ कब से है, कैसा है? हाँ, ये तो बताया कि मतलब 300 साल पुराने लोगों ने ये कहा कि भाई हम लोग जब से थे वैसा का वैसा ही है। तो ये हो सकता है कि हजारों साल पहले का पेड़ हो। ये दोनों पेड़ है। अच्छा, ये 2 पेड़। हाँ, एक पेड़ पूरब साइड में भी था, तो पुराने ज़माने में गिर गया था वो आंधी तूफान, वो और विशाल था। विशाल ज़्यादा था। हाँ, वो विशाल। तो चलिए, और जी, उसके जड़ के भुट्टा पर 100 चरवाहा बैठता था। भुट्टा पर 100 चरवाहा बैठता था। अभी भी पेड़ है क्या वो? नहीं, वो तो गिर गया बहुत पहले बरसात में। बहुत विशाल होने की वजह से संभाल नहीं पाया। तो वो गिर गया, बहुत पहले गिर गया। तो उस पेड़ को हम लोगों ने देखा भी नहीं है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो पोखर है, इस पोखर को अगर विजिट प्लेस के तौर पर देखा जाए, बनाया जाए, जैसे आपने पटना में मैरिन ड्राइव देखा, डेवलप किया गया, तो क्यों नहीं इसे भी डेवलप कर दिया जाए, लोगों को रोजगार हो जाए इससे? हाँ, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि इसको इस तरह से डेवलप करने की कुछ ज़रूरत है। हाँ, इस बार जो है इसमें कुछ काम करने का इरादा है कि मिट्टी वगैरह का कुछ खुदाई करके इसके जो अंदर का भिंडा है उसको और चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जाए। और बाहर से जो अभी देख रहे हैं ये बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुआ था, 17 के बाढ़ में, तो इसको और चौड़ा और हाइट इसका बढ़ा दिया जाए ताकि बाहर का पानी अंदर नहीं जाए। और जब धीरे धीरे इसमें जो है जीना वगैरह बना करके अंदर जो है ग्रास वगैरह लगा करके और हट वगैरह लगा के इसको टूरिस्ट प्लेस के तौर पर हाँ बनाया जाए। चलिए, ये ड्रीम प्रोजेक्ट हो गया। जी जी जी, ये वक्त में ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। आने वाले वक्त में ये ड्रीम प्रोजेक्ट के साहब का ये इंटरव्यू रहेगा कि नहीं? इन्होंने बोला था, इन्होंने बात करी थी, अब गांव वालों को खुशी होगी कि चलिए हमें रोजगार यहाँ से मिला है। हाँ, अच्छे खासे लोगों को मिल सकता है। अब हजारों लोगों का रोजगार है इसमें। हाँ, इसमें एक्चुअली स्टीमर वगैरह भी अगर हम लगा दें छोटा छोटा जो है, या पैदल वो पाँव से चलाने वाला, हाँ, तो उससे भी जो है अच्छे खासे लोगों को रोज़गार भी होगा और लोगों को जो है एक अच्छा घूमने फिरने की जगह मिल जाएगी विथ फैमिली। बन जाना चाहिए। अब मुझे लगता है प्रोजेक्ट 10 साल 5 साल के अंदर हो। हाँ हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से इंशाल्लाह उसको जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि डेवलप करेंगे। जी, चलिए, रेजा साहब ने भी ये कह दिया कि आने वाले वक्त में हालांकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, और मैं भी देखूंगी कि मैं आई थी इंटरव्यू के लिए और मैंने कहा था रेजा साहब से कि इसे ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जाए, क्योंकि इस पोखर को अगर डेवलप किया जाता है मैरिन ड्राइव पटना जैसे, तो कहीं ना कहीं हज़ारों लोगों का रोज़गार इससे जुड़ेगा और गांव वालों को भी रोज़गार मिलेगा और यहाँ जो लोग बसेंगे उसे भी खुशहाली होगी और लोगों के जो निजी ज़िंदगी लाइफ स्टाइल उसका काफ़ी एक्सप्लोर होगा। हालांकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग खेती किसानी का काम करते हैं ना सर।
हाँ, ज़्यादातर खेती किसानी पर ही डिपेंडेंट है। और यहाँ कि गरीबी कैसे दूर होगी, ये बड़ा सवाल है। नहीं, गरीबी दूर करने के लिए असल है क्या कि यहाँ पर एक ट्रेडिशनल है कि साहब किराने की दुकान खोल लिया हर मोहल्ले में, एक एक दो दो, और बाकी लोग खेती गृहस्थी से लगे हुए हैं, वही धान काट रहे हैं, अभी सीजन है। इसके बाद फिर बैठ के रहेंगे या फिर पलायन करेंगे बाहर, क्योंकि खर्च तो सबका लगा हुआ है। बहुत ज्यादा पलायन है यहाँ से। जी बहुत, हाँ बहुत ज़्यादा पलायन है। कैसे रोका जा सकता है, ये सवाल मैं पॉलिटिकल लोगों से भी करती हूँ और आम लोगों से भी करती हूँ कि आखिर कैसे रोका जाए। यहाँ सीमांचल से लोग पलायन सीमांचल ट्रेन से जो करते हैं, हैरानी होती है बहुत ज़्यादा। नहीं, आपको ये होगा कि अररिया कोट स्टेशन जो है एक छोटा स्टेशन है, लेकिन अब बड़ा हो गया, 2 लेन। होने जा रहा है। ये पहले हॉल्ट था, स्टेशन आरएस था, लेकिन टिकट की बिक्री या बुकिंग के मामले में कटिहार के बाद सेकंड पोजीशन इस जोन में जो है अररिया कोट का ही था। और इसकी वजह यही है कि अररिया कोट स्टेशन से बहुत ज़्यादा लेबर जो है पलायन करते हैं। आज का मुख्य फैक्टर यही है कि यहाँ पर खेती किसानी के लिए भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है लोग। नहीं, सुविधा भी नहीं है। अभी जैसे रबी का मकई की खेती होगी, गेहूं की खेती, प्रॉपर वे में खाद नहीं मिलेगा। खाद में कालाबाजारी भी है यहाँ। यहाँ अच्छी खासी कालाबाजारी है, लाइसेंस इजीली नहीं उपलब्ध है, और अगर किसी को लाइसेंस मिल भी जाता है तो बहुत सारे लाइसेंसधारी ऐसे हैं जिसको 500 बोरा चाहिए, मुश्किल से 150 बोरा उसको दिया जाएगा। तो रिक्वायरमेंट के यहाँ हिसाब से यहाँ पर पूरी नहीं की जाती है। और दूसरी चीज़ क्या है, अभी जैसे पैक्स का है, एमएसपी पर धान बिकना चाहिए। अभी तक जो है खेती किसानी के लिए लोगों को धान बेचने की ज़रूरत है। धान बेचेगा तभी तो मकई लगावेगा, तो धान मार्केट में बेचना पड़ रहा है। कोल्ड स्टोरेज वगैरह यहाँ क्यों नहीं है? और उसकी वजह वही है। आप लोग जिम्मेदार हैं, विधायक से, सांसद से क्यों नहीं ये सब चीज़ें कहते, संज्ञान में क्यों नहीं देते? कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, या तो कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। मैंने देखा है कि यहाँ पटसन हुआ करता था कभी ज़माने में, अब पटसन नहीं है। गेहूं वगैरह भी अब कम होने लगा, धान की भी खेती अब कम होने लगी है, तो बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं। नहीं, कोऑपरेटिव का गोदाम बनाया गया है। अब कोऑपरेटिव की जो खरीदारी होगी वो सारे पैकारों से, सेठ साहूकारों से होगी, अब वो धान वहाँ पर जमा किया जाएगा। तो किसान का धान तो गया नहीं, किसान का धान तो साहूकार के पास गया, और साहूकार के बाद वो चला गया कोऑपरेटिव में। वो अपनी मर्जी से दाम लगाते हैं। हाँ, वो अपनी मर्जी से दाम लगाते हैं। मतलब ये होता है मार्केट प्राइस। अभी जैसे 1900 रुपया 1800 रुपये में धान बेच रहा है किसान, जबकि एमएसपी जो है 2320 रुपये है। तो ये 400-500 रुपये नीचे में बेच रहे हैं किसान। आज जिनके साथ लगा हुआ है कि साहब उसका जल्दी हो गया, उसका दहोगा हो गया, बाढ़ आ गया, अब की बार फली ठीक से नहीं आया, तो धान दाही हो गया, तो ये सारा रिस्क किसान के पास है। और जो सेठ साहूकार हैं उनके पास कोई रिस्क नहीं है, उनको क्विंटल में धान मिलेगा बोरा में पैक करके, न जल्दी है, न दौगी है, न कीड़ा लगेगा, न और कोई मतलब झमेला होगा। कोऑपरेटिव का खुलेगा तो कोऑपरेटिव में वजन करा देगा, तो इस वजह से किसान कोई फायदा नहीं। हाँ, तो किसानों की हालत कहाँ से सुधरेगी? सबसे ज़्यादा बिहार सरकार फेलियर है इसमें, और बिहार सरकार अगर चाहेगी तो प्लानिंग भी रुकेगा और किसानों का अच्छा खुशहाली होगा, क्योंकि ये एरिया है फ्लडेड एरिया, किसान ऐसे भी पेड़ा जाता है हर साल। दूसरी बात ये है कि अभी जो खाद और बीज का जो कीमत है वो समय पर नहीं मिलता है, और इतना दाम बढ़ा दिया गया है। पिछले बार मकई का जो पैकेट आता है 6 kg का, उसका 1800, 1700, 1500 कीमत था। अभी हाँ, मकई का बीज 4 kg का ही पैकेट आता है। कितने का होता है वो? और ये लगभग अगर आप पानियर का लेने जाएं तो लगभग 2800 रुपये पर पैकेट पड़ता है। 2800 रुपया? नहीं, 3300, 3500 इस तरह का कर दिया 4 kg? 4 kg का। तो आप क्विंटल पर उसका रेट जोड़ लीजिए, अगर 3000 अगर आप पकड़ते हैं तो 3000 में 4 kg तो 75,000 रुपये क्विंटल हो गया। ऐसे अगर डायरेक्ट किसान से लिया जाए तो वो कितने का केजी है? 200 से 2000, बस 2000, 2200-2400 रुपये केजी है। उतना भी नहीं जाता। जब नहीं, गेहूं, ये मक्का केजी कितने का है?
क्विंटल है 2300-2400 का मैक्स। केजी 4 केजी हाँ, वो 4 केजी 3500 में, वहाँ 75,000 रुपये क्विंटल है। क्योंकि सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, और इसमें बिहार सरकार नहीं, भारत सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि उर्वरक जो है भारत सरकार के अधीन आता है। तो भारत सरकार को बिहार से कोई मतलब है नहीं। अब बिहार सरकार के भी जो भी नहीं, चुनाव के वक्त मतलब होगा, चुनाव के वक्त सब के मतलब। वक्त मतलब होगा। अब बाकी किसान मर रहा है, क्या हो रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। जैसे अभी मुखिया जी बताए, एमएसपी वाला धान का किसी किसान को कोई फायदा नहीं है, साहूकारों को फायदा है। तो इसी एमएसपी को लेकर के लगातार आपने 2021 से 2024 चल रहा है, अभी आखिरी मतलब साल चल रहा है, इसके बावजूद आपने देखा होगा कि लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में अभी भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्यों आंदोलन कर रहे हैं? एमएसपी को लेकर वादा किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन पूरा नहीं किया। जनता को या किसान को आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? उसके अधिकार, उसके हक में जो चीजें होनी चाहिए नहीं मिल पहुंच रही है वहाँ तक। सरकार जब घोषणा करती है तो फिर लाभान्वित तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए ना, कि उसके लिए हमें फिर अलग से लड़ाई लड़नी पड़े। बिल्कुल। अच्छा, आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है? नहीं, एक आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक चीज़ और रखना चाहता हूँ कि डीएपी के बोरा में बैग में लिखा हुआ आता है कि सब्सिडी इसमें 700 रुपया है, और 700 रुपया सब्सिडी होने के बाद उसका एमआरपी लिखा हुआ है 1800, तो मिलना चाहिए वो 1100 में, किसान को मिलता है 1800 में ही, तो वो सब्सिडी जाती कहाँ है? नहीं, यूरिया में 200 रुपये की सब्सिडी है, लेकिन बोरा में जो एमआरपी है किसान को मिलता है एमआरपी पर है, तो वो सब्सिडी कहाँ जा रही है? और फिर सरकार क्यों दे रही है सब्सिडी? जब किसान को मिल नहीं रहा है तो क्यों दे रही है सब्सिडी? अब इसके लिए फिर किसान आंदोलन करें, रोड पर लाठीचार्ज खाए, वाटर मतलब वो वाटर कैनन का इस्तेमाल। वाटर कैनन का इस्तेमाल, बैरिकेडिंग लगे। आपने देखा होगा किस तरह से 750 किसान जो है वो वहां पर शहीद हो गए एक तरह से, क्योंकि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक हुआ, जैसे वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, ये भी सभी को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। नहीं, एक मिसाल हमने कहा कि वृद्धा पेंशन दे रही है सरकार, तो वृद्ध लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको 400-500 जो भी होता है सरकार मंथली देती है। अगर किसी महीने में नहीं दी तो 2 महीने में जोड़ के मिलती है, 4 महीने में जोड़ के मिल जाता है। अब उसके लिए अगर सरकार ये सिस्टम बना दे कि साहब वृद्धा पेंशन के लिए दिल्ली में जाके आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो क्यों करना पड़ेगा भाई? जब सरकार देना चाह रही है तो दीजिए, नहीं देना चाह रही है तो बंद कर दीजिए। अब इसके लिए जुमलेबाजी की सरकार है तो कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए, अच्छा आखिरी सवाल होगा कि अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन सकती है? देखिए, एक सरकार तो हम लोग घोषणा तो नहीं कर सकते हैं, और आजकल के अनुमान, अंदाजा? हाँ, अनुमान भी इस बार जो है नहीं हो पा रहा है इस साल। अब इस साल नहीं, आजकल के दौर में, क्योंकि जहाँ सारा मीडिया घोषित कर देता है कि फला का कैंडिडेट फला पार्टी का जीत रहा है, सारे लोगों में चर्चा हो जाती है कि सब जगह वोट उसी को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे कि नहीं होंगे? नहीं हो, जैसे नीतीश कुमार की बहुत सारी अच्छाई हैं और होना चाहिए उनको, लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ ये होती है कि वो जो दल बदलू कर लेते हैं, तो ये दल बदलू से होता क्या है कि लोगों में अस्थिरता आती है। लोग ये चाहते हैं कि इस पल्ला में रहे, वोट यहाँ कर रहे हैं, वो चले जा रहे हैं दूसरे पल्ला में तो वोट लेके जा रहे हैं, मतलब लोगों का सारा मान सम्मान लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ उनके अंदर गड़बड़ है। बाकी इन जनरल हम अपनी तरफ से एक पढ़े लिखे समाज के हैसियत से हम ये बात भी रखना चाहते हैं कि इनके दौर में अफसरशाही बेलगाम हो गया। बेलगाम? जी, अफसरशाही के पीछे जो है आप उस अफसरों की शिकायत लेके कहीं नहीं जा सकते हैं, या जाएंगे भी तो कहीं सुनवाई नहीं है उसकी। चलिए, आप बताएं सर, आप कांग्रेस से हैं, ये बताएं कि आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री तो यहाँ 2 धारा में वोट होता है। अब रहा सवाल कि जो भारत सरकार का नीति है जुमलेबाजी का, उसमें ईवीएम उनका बहुत साथ देता है। जब अभी महाराष्ट्र का चुनाव आपने देखा भी होगा,
और इसमें 100% सही है। हम जिम्मेदारी से बोल रहे हैं कि वहाँ ABM में गड़बड़ी किए हैं ये लोग। और इस तरह का जब रहता है तो लोगों का एक उम्मीद टूट जाता है। हमको किसी को वोट करना है, जैसे नीतीश जी हैं, ये इलेक्शन के टाइम में भाजपा के गोद में चले जाते हैं, उसके बाद वो फिर चले आते हैं, सेकुलर बन जाते हैं। तो इस तरह का नीति अगर कोई रखता है तो फेल्योर होगा ही। लेकिन नीतीश जी का ये है कि काम इनके रिजिम में अच्छा हुआ है, मुसलमान भी इससे खुश है। लेकिन दुख की बात वही है कि पलटी कब मार देंगे कहना मुश्किल है। चलिए, बैसाखी वाली सरकार चल रही है नायडू और नीतीश कुमार के जरिए, अगर ये दोनों हट जाए तो सरकार भी गिर जाएगी। एक और मामला था वक्फ बोर्ड वाला। वो वक्फ बोर्ड में नीतीश जी को तो आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग बिहार से हैं, चूँकि पहले नीतीश जी को कहेंगे तब नायडू साहब को बोलेंगे। तो इसमें ये हक की लड़ाई है। पहले क्या होता था कि वक्फ करते थे लोग कि ये ज़मीन मस्जिद में दिए, ज़मीन कब्रिस्तान में दिए। तो इसका तो भाई जो वक्फ किए हैं, जो दान किए हैं, वो मालिक हुए। अभी जो भारत सरकार जो इसको कर रहा है, अभी यहीं पर बगल में एक मस्जिद की ज़मीन, भारत सरकार में एक लाइन में बताऊंगी, भारत सरकार मुसलमानों के कमज़ोर नब्ज़ को पकड़ चुकी है और जिसकी वजह से भारत सरकार आप लोगों पे हावी है।